हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। तो मनके जो होते थे वो जिन्हें हम आज के टाइम पे मोती कहते हैं, जो छोटे छोटे मोती होते हैं, उनको उस टाइम पे मनके कहा करते थे। तो ये विभिन्न पदार्थों से बना करते थे, ये सिर्फ एक पदार्थों से नहीं बना करते थे, ये पत्थर के भी बनते थे, धातु के भी बनते थे और अन्य चीज़ों के भी बनते थे। तो वही देखते हैं कि किन किन चीज़ों से इनको बनाया जाता था। तो सबसे पहला है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधताएँ उल्लेखनीय हैं, यानी अलग अलग हैं। कॉर्नेलियन, सबसे पहला है पत्थर कॉर्नेलियन। कॉर्नेलियन एक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है जिसका लाल रंग पीले रंग के कच्चे पदार्थ को, यानी पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टेज और सेलखड़ी। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जिससे मोहरें बनती हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गए पत्थर। अब बात करते हैं हम धातुओं की। तो तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं से भी मनके बनते थे। उसके अलावा जो अन्य चीज़ें थी जैसे शंख हो गया, फ्यांस या पक्की मिट्टी, इन सभी को भी मनके बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं कि ये प्राप्त कहाँ से होते थे। दो तरीके जिनके द्वारा हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की। उन्होंने राजस्थान के खेतड़ी अंचल तथा दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में अभियान चलाए। अब मैं नागेश्वर और बालाकोट की बात करूं तो ये दोनों ही समुद्र के तट पर स्थित बस्तियां हैं। जो नागेश्वर है वो है हमारा गुजरात में और बालाकोट है पाकिस्तान में। पहले बालाकोट भी भारत में ही था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन में बालाकोट जो था वो पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ पे शंख आसानी से उपलब्ध होते थे तो लोगों ने यहाँ पे बस्तियाँ बसाई। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान के खेतड़ी अंचल। जो तांबा था वो इस चैप्टर में बताया गया कि तांबा दो जगह से आता था, एक तो हमारे राजस्थान के खेतड़ी अंचल से और दूसरा आता था मगान से, जिसे ओमान भी कहते हैं, वहाँ से भी तांबा आता था। और जो सोना था वो दक्षिण भारत से आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जानकारी कम क्यों है? अपने तर्क से व्याख्या कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि अब अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी निम्नलिखित कारणों से कम है। उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा की लिपि थी वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय लिपि थी, उसे आज तक पुरातत्विकों द्वारा पढ़ा नहीं गया, इसीलिए हमारे हड़प्पा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मौर्य वंश या फिर गुप्त काल जो था उसमें जो उपयोग करी गई लिपियाँ थी जैसे खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मी लिपि, वो लिपि पढ़ी जा चुकी हैं, तो इसी कारण हम और उनके बारे में और जानकारी जान पाए हैं। लेकिन जो हड़प्पा की लिपि थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है। दूसरा है, केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मौर्य वंश की जो लिपि थी या फिर गुप्त साम्राज्य की या जो भी लिपियाँ और थीं उन सबको पढ़ा जा चुका है, लेकिन जो हमारे पुरातात्विक होते थे वो केवल एक आइडिया से, एक अनुमान लगा के हमें हड़प्पा संबंधित जानकारी हमें दी है। अगर वहाँ की लिपि अगर हम पढ़ सकते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था? अब ये कनिंघम कौन थे मैं आपको दोबारा बता दूं एक बार, कि जो भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर थे पहले, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम।
आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीपों में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी आरंभिक बस्तियों की पहचान करने के लिए, यानी जो कनिंघम देव वो मानते थे कि भारतीय इतिहास का जो जन्म है वो 4वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में हुआ है, और जो पहले वहाँ नगर बसे थे वो वहीं से भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई है। वो हड़प्पा की जो इम्पोर्टेंस थी उसे जान नहीं पाए ना, वो ये समझते थे कि हड़प्पाई मोहर जो है कितनी पुरानी है। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक इतिहास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वह यही मानता था कि आरंभिक इतिहास 6वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है, 6वीं शताब्दी से भारतीय इतिहास का शुरुआत हुई है, तो वो यही मानते थे। कई और लोगों की तरह ही उनका यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ। तो ये कनिंघम का भ्रम था, लेकिन जो उसके बाद के जो डायरेक्टर आए हैं उन्होंने हड़प्पा के बारे में मुख्य स्रोत प्राप्त करे हैं, हड़प्पा के बारे में सही जानकारी दी है। अब 4th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंघम के द्वारा अपनाए गए तकनीक में क्या अंतर थे। मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, वो भी डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम के बाद। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन का प्रयास करते थे। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से विभाजित कर दिया जाता था। यानी जो एक जगह से चीज़ें मिली हैं उन सबको सिर्फ एक ही काल से जोड़ते थे, उनका काल जो निर्धारित किया गया वो एक ही काल निर्धारित करा गया। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो गई। यानी कि जब उन्होंने एक ही काल से उसे संबंधित कर दिया कि ये जितनी भी चीज़ें मिली हैं सब एक ही काल से संबंधित हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी होती थी वो हमेशा के लिए ही गायब हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। यानी जो डायरेक्टर आते रहे उन्होंने अपने अलग अलग अपने तरीकों को अपनाया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 5th क्वेश्चन, शवादान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है, व्याख्या करें। शवाधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि है। यानी शवाधान से हमें ये पता चलता है कि एक समाज में किस प्रकार के लोग रहते थे, उनकी संस्कृति क्या थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त मतलब होता है कब्र, यानी जो वहाँ पर डेड बॉडीज मिली हैं या फिर जो कंकाल वगैरह मिले हैं उन्हें कहाँ दफनाया जाता था, कब्रों के अंदर। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। किस प्रकार, कुछ जो गर्त होती थी वो होती थी लकड़ी की या फिर किसी और उसकी होती थी, धातु की या फिर किसी चीज़ की, पत्थर वगैरह की। लेकिन कुछ जो गर्त पाई गई हैं उनकी सतह पे ईंटों की चिनाई पाई गई है। इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हो गई। उसके बाद है थर्ड देखते हैं। कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृदभांड आभूषण मिले हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु उपरांत किया जाता होगा। पुरुष एवं स्त्री दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। अब मृदभांड किसे कहते हैं? मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन। यानी कुछ कंकालों से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, कुछ में से आभूषण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ये लोग मानते थे कि इस प्रकार हमने माना है कि जो उस समय के जो लोग थे वो मरने के बाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे और उस समय में पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते होंगे। अब है हड़प्पाई जल निस्सारण प्रबंध के बारे में लेख लिखें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है।
जल निकासी वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। इसका आंसर, इस नगर की एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। चूने लिखा है लेकिन यहाँ पे चूने आएगा। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर एक छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों में मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों को घेरा 2.5 से 5 फुट तक था और घरों के गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इस तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो वहाँ की जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो कितनी सुव्यवस्थित थी, कितना अच्छे प्रकार से उसे बनाया गया था। नालियाँ जो थी वो मिट्टी के गारे से बनी थी, चूने और जिप्सम को मिला के बनी हुई थी, पक्की नालियाँ होती थी और इनको बड़ी बड़ी ईंटें या फिर पत्थरों से ढका जाता था ताकि समय समय पर इनकी सफाई की जा सके। और जो घरों के गंदा पानी होता था उनको एक नालियों द्वारा बाहर की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो सारा गंदा पानी नगर से बाहर चला जाता था। नालियाँ जो होती थी वो 9 फुट चौड़ी होती थी और 2.5 फुट गहरी होती थी। ठीक है, तो ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग। अब है 7वां क्वेश्चन। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इसके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता को ढेले जैसे कि मृदभांड, मुहरे, बाटे तथा ईंटों से स्पष्ट है। जैसे कि हड़प्पा की जो ईंटें पाई गई हैं या फिर मुहरों की मोहनजोदड़ो की ईंटें हैं या मुहर है या मृदभांड है, सब में क्या है, एक रूपता है, यानी उनकी बनावट एक जैसी है। तो कुछ पुरातात्विकों ने अनुमान लगाया कि किस प्रकार वो काम करा करते थे इतने बड़े उसको संभालने के लिए, सभ्यता को। बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों की विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, उनके नियोजन करने का कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरों का निर्माण कार्य के बारे में निर्णय लेना, लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य और कठिन कार्य शासक ही करता था। जैसे कि वहाँ पे इतने सारे महत्वपूर्ण और जटिल कार्य होते थे तो ये कोई आम इंसान तो लेगा नहीं। तो कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि वहाँ पे शासक होंगे जिनके द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता थी इतनी विकसित थी, इतनी सुव्यवस्थित थी। नेक्स्ट उस पर चलते हैं पॉइंट पे। कुछ पुरातात्विक ये मानते थे कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के समान हड़प्पाई लोगों में एक पुरोहित राजा होता था। अब कुछ पुरातात्विक मानते थे कि वहाँ शासक होते थे, एक शासक था जिसने पूरे हड़प्पा पे नियंत्रण कर रखा था, उसे सुव्यवस्थित कर रखा था। तो कुछ लोग मानते थे या कुछ पुरातात्विक ये मानते थे कि वहाँ पे मेसोपोटामिया की तरह ही राजा होते थे वहाँ पे पुरातात्विक राजा, जो कि प्रसाद का मतलब होता है महल में रहते थे। और लोग उसे पत्थर की मूर्तियों में आकार देकर उसका सम्मान करते थे या उसकी पूजा करते थे। धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा किया जाता था, यानी कोई धार्मिक फेस्टिवल है या फिर कोई भी धर्म से रिलेटेड काम है वो किसके द्वारा, राजा द्वारा ही करा जाता था। कुछ पुरातात्विक इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। अब कुछ ये मानते हैं कि सामाजिक स्थिति सभी की समान थी, हड़प्पा में कोई भी शासक नहीं था, सब बराबर थे। और कुछ, अब यहाँ पे देखिए, दूसरे पुरातात्विक ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। ठीक है, अपने अलग अलग राजा होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 बातें आ गई हैं कि मतलब जितने भी पुरातात्विक थे सबने अपने अलग अलग ही बातें बताई हैं। कुछ मानते थे यहाँ पे शासक था, कुछ कहते हैं यहाँ पे राजा था, कुछ कहते हैं यहाँ पे सबकी स्थिति समान थी, कोई भी राजा नहीं था, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे शासक नहीं थे। ठीक है, अब कुछ कहते हैं यहाँ पे, ये देखिए,
कुछ और ये तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तु में समानता हो, नियोजित बस्तियों के कच्चे माल, ईंटों के आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। अब यहाँ देखिए कितनी सारी बातें आ गई हैं। सबके अलग अलग अपनी सबके अलग अलग राय है, सब अपने अपने अलग अलग तर्क देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इस क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन देखते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित उदाहरण उस बात को दर्शाते हैं। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की संस्कृति थी वो एक नगरीय सभ्यता थी? तो सबसे पहले देखें तो वहाँ की नगर नियोजित और घनी आबादी वाले थे। उनके नगर जो थे सुनियोजित थे और घनी आबादी वाले थे। सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी वहाँ पे। घर पक्की लाल ईंटों के बने होते थे और एक से अधिक मंजिल में थे। अब अगर नगरीय सभ्यता नहीं होती तो यहाँ पे ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। प्रत्येक घर में कुआं व स्नान करते। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी जो कि मुख्य नल निकासी से जुड़ी थी। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक भवन यानी जो उन्हें कोई एक यूज़ नहीं करता, जैसे कि बहुत सारे लोग यूज़ करते, जैसे कि सार्वजनिक स्नान घर हो गया, अन्नागार हो गया, माल गोदाम हो गया, ये सब। लोथल के डॉकयार्ड मिले हैं जिससे पता चलता है कि मुख्य व्यापारिक केंद्र रहे थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिलता। 9th क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखें। हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे लेख लिखना है। हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, यानी हमें पता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, कृषि करते थे। कुछ लोग शिल्प उत्पादन करते थे। उत्खनन के दौरान अनाज के दानों का पाया जाना इस ओर संकेत करता है, किंतु कृषि की विधियों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। खेतों के जोतने के संकेत कालीबंगन से मिले। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। मोहरों पर वृषभ का मतलब होता है बैल। वृषभ का चित्र पाया जाने से सो संकेत करता है कि इस आधार पर पुरातात्विक अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कई स्थलों से मिट्टी के बने हल भी मिले हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले हैं? बनावली और चोलिस्तान से। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों पर पत्थर या धातु के फलक लगाए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया था क्योंकि यह क्षेत्र अर्धशुष्क प्रवृत्ति का था। अब ये याद रखना है कि जो हड़प्पा का जो क्षेत्र था वो अर्धशुष्क प्रवृत्ति का था। सिंचाई के मुख्य साधन वहाँ पे नहर, जलाशय और कुएँ थे। अफगानिस्तान के शोतू घई से नहरों के अवशेष मिले हैं और वहाँ कुएँ भी मिले हैं। धोलावीरा में जलाशय मिला है जो सिंचाई हेतु इसमें जल संचय किया जाता हो, यानी जो नहरें, कुएँ और जलाशय थे वो मुख्यतः सिंचाई के लिए काम आते होंगे। टेंथ क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। अतीत यानी कैसे वो हिस्ट्री को रचते थे, कैसे वो अनुमान लगाते थे, ये सब देखना है। स्टार्ट करते हैं। कई बार अप्रत्यक्ष यानी जिन्हें देख नहीं सकते, साक्ष्य यानी सबूत का सहारा भी लेना पड़ता था और वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष में समानता ढूंढते थे और उनकी तुलना करते थे। भोजन अथवा भोज्य पदार्थों की पहचान के लिए मिले अवशेषों में अन्न तथा अनाज पीसने या पकाने के यंत्र अथवा बर्तनों का अध्ययन किया जाता था। पुरातात्विक पुरावस्तुओं को ढूंढकर उनका अध्ययन कर अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। पुरावस्तुओं की खोज उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकृत करते थे।
पुरातत्व को संदर्भ की रूपरेखा भी विकसित करनी पड़ती है। संदर्भ मतलब होता है शायद ये भी हो सकता है या शायद वो भी हो सकता है, इन सब की रूपरेखा स्थापित करनी पड़ती थी। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए प्रस्तर पिंड, औजार, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल इत्यादि ढूंढते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, अस्थि संबंधित था। यानी जो भी सामान मिलते थे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता था, फिर उनके बारे में अनुमान लगाया जाता था कि किस उपयोग में किस चीज़ में उनका उपयोग होता होगा। किसी भी वस्तु को उसके वर्तमान उपयोग से जोड़ा जाता था। ठीक है, जैसे कि अब वहाँ पे मृदभांड मिले हैं या पत्थर पीसने वो अनाज पीसने की जो यंत्र मिले हैं, उन सबको पहले की तरह रिलेट आज की जो चीज़ें हैं उनसे रिलेट करा जाता होगा। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं सामाजिक भिन्नता को जानने के लिए कई अन्य विधियाँ जैसे समाधान की विधि ऐसा ही प्रयोग है कि विलासिता और उपयोगी वस्तुओं का अंतर करना उनमें। पुरातत्व किसी वस्तुओं को उपयोगिता को समझने के लिए उसके उत्खनन स्थल से भी प्राप्त करते थे जानकारियाँ। जहाँ से वह चीज़ प्राप्त हुई है उत्खनन के दौरान यानी खुदाई के दौरान, वहाँ से भी वो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते थे। तो यही थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट थे और ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।